मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन वो 16 साला लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से ये ख्वाहिश जाहिर करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं हसीन थी, पैसा मेरी ज़रूरत था। मैंने सोचा वो 16 साला बच्चा मेरा क्या बिगाड़ देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, पर मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली और वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जैसे मैंने बच्चा समझकर इजाज़त दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी उम्र 30 साल की थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ ना आता क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी जब एक 16 साला लड़का हमारे घर में आया। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ में आ गया था कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ के बाद वो कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफ़ा देकर देखे, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा बल्कि आपकी ज़रूरत पर पूरा उतरूँगा। मैंने सर से पाँव तक उसे देखा। कद काट में वो बेहतर ही था, लेकिन उम्र में भी छोटा था। मैंने उससे माजरत की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे बच्चे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों से तुम्हारी कोई उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी मेरा 5 साल का तजर्बा है। मैं 11 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई ही हैरान हुई थी, वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहने लगा, मैं तन्हा हूँ, वालिदैन हयात नहीं। मैं पहले वहाँ की ठोकरें खाता था, पर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं मज़ीद काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी काम आऊँगा। इसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई ही किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो ऊपर के कामकाज भी कर देता, और वो खुद ही से मुझे ये ऑफ़र कर रहा था। और फिर दूसरी बात तो ये थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने माकूल रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर साथ मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ये वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर वो 16 साल था और मैं आसानी से उस पर हर बात मनवा सकती थी। खैर अपना फ़ायदा देखकर मैंने उससे मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम हसीब था। वो कहने लगा, बाजी मैं रहाइश भी दुकान में ही रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अब तक मैं ये काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूँगा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीज़ें लाकर डाल दी, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रश लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब भी किराए पर कोई तो गाहक आता ही नहीं था। कितनी ही दफ़ा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया था, बल्कि इसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात ये थी
کہ اس نے عورتوں کا سامان دکان میں رکھا تھا اور عورتیں بھی اس بچے سے سامان خریدنے آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حسیب سے اچھی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ وہ میرے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا تھا۔ میں جب کبھی کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ ضرورت کے تحت میں دروازہ کھول کر حسیب سے بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا تھی، اس لیے حسیب کا سہارا مل گیا تھا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر رحیل کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی۔ ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے خود حسیب سے بے تکلفی بڑھائی تھی تاکہ وہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بندی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے 16 سالہ معصوم بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر میں ہی چلا آتا تھا اور باقی وقت تو وہ دکان میں ہی گزارتا تھا۔ رحیل کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ میرے لیے تو وہ 16 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ حسیب کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو حسیب سے کہہ دیا کرتی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے رحیل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حسیب نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ رحیل کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، لیکن اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ رحیل تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال حسیب کے آگے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر حسیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا، باجی بچہ کر لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ حسیب کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ رحیل بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع سالوں میں رحیل نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کی جھنجھٹ میں پڑیں، اور جب میں نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو رحیل اس قابل نہیں رہا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اچانک سے اسے فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری بن گئی اور اب میں مجبوری میں ہی رحیل کے ساتھ نبھا رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسیب نے شاید میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ پڑھ لیا۔ کہنے لگا، باجی آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ میں ہوں نا، جلدی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ حسیب کی بات پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ حسیب نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں ہی کھو دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا بلکہ وہ رحیل کو بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو حسیب ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دنوں دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی، لیکن مجھے دیکھ کر حسیب ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ حسیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس کے اس وعدے پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن حسیب اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حسیب نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا، باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی
और वहाँ जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं अमीर से हूँ। ये कैसे मुमकिन था? रोहेल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाप बन सकते, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर में लौटी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते रोहेल को बताई तो वो मुस्कुराकर कहने लगा कि हो सकता है मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। रोहेल की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई ही मैं रोहेल के बच्चे की मां बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो रोहेल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया। फिर ये कैसे मुमकिन था? खैर मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं रोहेल के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। हसीब को मैं ये बात पता चल गई थी। वो भी बड़ा खुश था, जैसे इसके घर बच्चा होने वाला हो। वो जब भी दुकान से फारग होता तो हमारे घर में आता। रोहेल को नहलाते दहलाने का काम उसने अपने ही जिम्मे ले लिया था। रोहेल की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वो रोहेल के पास आकर काफ़ी देर बैठा रहता था, इसीलिए तो मुझे लगता था कि हसीब के आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। अब तो मेरे लिए कोई फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक से चल रही थी, और फिर ऐसे ही दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे। और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही रोहेल जैसा, बल्कि हैरत की बात यह थी कि वह हूबहू हसीब के जैसा लग रहा था। मैंने कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी हसीब की, और फिर हसीब ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चूक गई। कहने लगा, बाजी दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा कि बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं ना कि जिसे माँ हमल के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। हसीब की बात पर मैं ना सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में उसे इन बातों की मालूमात थी। खैर मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर हसीब ने ही मुझे अपने बच्चे के खर्चे के लिए पैसे भी देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह से उठाई हुई थी, बल्कि हमारी क्या रोहेल भी। वो अब बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा भी 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे उम्मीद से हो सकती थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफ़ा भी हामला नहीं हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही इतना छोटा था और फिर रोहेल की जिम्मेदारी लग रही थी। मैं इसी परेशानी में थी कि रोहेल ने मुझे समझाया और कहने लगा कि जब खुदा की तरफ से फिर नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लाओ। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया, वहीं दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर रोहेल से कहा कि हमारी जिम्मेदारी हसीब के कंधों पर है, जो भी हमारा कुछ नहीं लगता। अब एक बच्चा आएगा तो उसका खर्चा भी हसीब के कंधों पर आ जाएगा। खैर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि मुझे रोहेल का ख्याल रखने की तो फुर्सत ही नहीं होती। इन्हें तो हसीब ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक़्त बहुत तेज़ी से गुजरता रहा। अब तो मेरा और हसीब का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। हसीब अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए ले जाया करता था और वो इन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साला बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है।
हसीब ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं, ये उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वो बहुत ही खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी हसीब ने ही उठा ली थी, चाहे मेरे कपड़े हों या बच्चों के। कम उम्री में ही वो हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वो बिल्कुल गैर है। अचानक हसीब किसी काम से कमरे में आ गया। वो ऐसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं? मैं तो आपको अपना सब कुछ मान लिया था। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामला हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। आपके में दुकान में बरकत है, जो आपके नसीब से मुझे ये सब मिल रहा है। वो ऐसी बातें करता था, इसलिए मुझे वो और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद पूरी तरह मैं बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था, यहाँ तक कि मैंने रहेल को भी नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे 3 बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो हसीब आ गया और कहने लगा, बाजी इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाए। मैंने खुशी खुशी अपने बच्चे हसीब को पकड़ा दिए। वो हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करे। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और हसीब का शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक हुआ कि मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो और फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी के होने का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चलाने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ पर रहेल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो ये देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे कि हमारे ही एक मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाज़त दी थी मैं हर रात आपका सौदा करूं, इसलिए मैं कोई ना कोई गाहक ढूंढ कर लाता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूं। दरअसल घर के हालात की वजह से रोहेल भाई बहुत परेशान थे और वो किसी तरह इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाज़त दी। हर रात आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था। जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, मेरी चीखों की आवाज़ पर हसीब भी दौड़ता हुआ चला आया था। हसीब को देखकर वो आदमी कहने लगा, हसीब तूने तो कहा था कि वो अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हसीब भी घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है। वो आदमी गुस्से में बस उनको गालियां देते हुए निकल गया। मैंने नफरत से हसीब से पूछा, ये सब क्या है? तब जाकर हसीब ने मुझे कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस घर को चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया मैं आपको सौदा करूं। इसलिए जब कोई गाहक मिलता तो मैं बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और गाहक आपका इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी गाहक के ही हैं, क्योंकि रहेल भाई तो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैं आपको इसकी मर्जी से ही बेचा है। हसीब की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर रहेल को देखा तो वो नजरें चुरा गए। फिर खुद कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात ख़राब हो गए हैं। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाज़ा हुआ
کہ حسیب کے ساتھ کام کرتا تو میں خود سے کہا کہ یہ ہر رات وہ تمہیں کسی نہ کسی کو بیچ دیا کرے۔ میں خود تو نیند کی دعائیں لے کر سو جاتا تھا، اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حسیب ہی کسی گاہک کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہو گئی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور میں بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ روہیل کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا۔ گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اور میری گود کو بھرنے کے لیے حسیب کے ساتھ مل کر اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ جب روتے روتے کچھ سنبھلی تو میں نے حسیب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم فاقے ضرور کاٹتے تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری ہوئی پڑھائی پٹی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم نے عورتوں کے خاص دکان کیوں کھولی ہے، اس بہانے تم عورتوں کو مجبور کا سودا کرتے ہو۔ میں نے حسیب کا فوراً دکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی گود سے اپنے بچے بھی چھین لیے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں کس قدر بے وقوفی نکلی تھی جو یہ جان نہیں پائی تھی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں، کیونکہ میں ان مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف حسیب نہیں تھا بلکہ روہیل بھی تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں روہیل کے نکاح میں تھی اور ان کی حالت ایسی تو بالکل نہیں تھی کہ میں انہیں چھوڑ دیتی۔ اس لیے میں نے مجبوری کے ناطے ان کے ساتھ گزارا شروع کر دیا۔ حسیب دکان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسی دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور خود وہ دکان چلانے لگی۔ گاہک تو پہلے ہی بن چکے تھے، اس لیے میری دکان چل گئی اور گزارا ہونے لگا۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا کیونکہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتی، مگر میں انہیں اپنی گود سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کے لیے میرے دل میں محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بتائیں جو میرے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح ہے؟ کیا میرے شوہر کو ایسی حرکت کرنی چاہیے تھی؟ کیا گھر کے حالات سدھارنے کے لیے کوئی مرد اپنی عورت کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا مجھے اپنی اولاد کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا آج کل کے دور میں کسی بھی کم عمر یا جوان لڑکے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے۔